जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। तो कल आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, तो फाइनली मैं अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को। और अन्नपूर्णा की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इवन एक हफ्ते से अन्नपूर्णा इस थ्योरीज़ के वीडियोस मांग रही थी, तो मैंने सुन लिया अन्नपूर्णा तुम्हारी ठीक है। एंड आज हम देखिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी वो मैंने पार्ट 1 बनाई थी, ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, राइट, कितने टाइप्स की पॉवर्टी होती हैं वो, और हमारी जो मेन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम 2 थ्योरी पढ़ेंगे। माल्थस की थ्योरी पढ़ेंगे जो फूड सिक्योरिटी स्कार्सिटी की है, और हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे। ये करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड हम एक बार डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप क्या समझते हैं? अच्छा बताइए, ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब तो आपको पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर आपको डिफ़ाइन करना हो एक प्रॉपर टर्म में, तो आप बोलोगे कि हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और जिसकी डेथ रेट है वो कम होती जा रही है, तो आपका जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है, चाइना को पिछाड़ दिया है, समझ में आया। तो फाइनली अब हम देखेंगे, अब मैं इतना समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, कॉजेज़ में समझ लेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए कॉजेज़ क्या है, पहला है हाई लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है वो, अब मैं आपको बोलूँ लिविंग स्टैंडर्ड, तो आप क्या समझते हो कि किसी एक एरिया में एग्जांपल जॉब मिल रहा है, आप गांव से उठ के आप शहर आ गए, उसी एरिया में आ गए जहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो रहा है, और आप नहीं, आप जैसे कई और जिनको जॉब चाहिए थी वो सारे उसी एरिया में आ गए और वहाँ पे आके वर्क करने लगे। अब वहाँ की तो एरिया जनसंख्या बढ़ा दी है ना आप लोग, तो उससे क्या होता है, आपने वो चीज़ क्योंकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गई, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो और आप अपने हिसाब से अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, मैनेज कर रहे हो हर चीज़ें, तो लेकिन आपने उस एरिया को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें मेरी बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ से पूरी हो रही हैं। जैसे मुझे बेसिक एमिनिटीज़ पूरी करने के लिए अगर शहर मूव करना पड़ रहा है और मुझे वहाँ पे मैं अपनी जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन कर पा रही हूँ, तो मैं उस एरिया को छोड़ के ही क्यों जाऊँ। अगर आप गांव से शहर आए और एक शहर में आपको जॉब मिल रही है, प्रॉपर सैलरी मिल रही है, जिससे आप अपने शौक़ पूरे कर पा रहे हो, आप अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर पा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान इसको भी पूरा कर पा रहे हो, अपनी बेसिक नीड्स को, तो अब आप उस एरिया को कभी छोड़ के जाना चाहोगे? आप बताओ, नहीं, आप मूव करोगे भाई। तो वही चीज़ है कि इससे क्या होती है, जनसंख्या बढ़ेगी उस एरिया की। दूसरी चीज़ें होती हैं कि आखिर क्यों ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है, रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ। अब ये मैं बताऊंगी तो प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना प्लीज़, क्योंकि दिस इज़ द ट्रुथ, तो आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके बारे में थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपने हिंदू में देखा होगा क्या होता है कि हिंदूज़ में हमें 3 तरह के जो ऋण होते हैं बेसिकली उसे पूरा करना पड़ता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और प्रजा ऋण। जैसे मैं अगर मैरिज की बात करूँ, हिंदू मैरिज की, ऋण तो देखो बहुत होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो बॉय से रिलेटेड जो ऋण होती है, एक माता पिता की जो होती है उसको एक बॉय पूरा करता है। जैसे कैसे, मैं एग्जाम में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा, जैसे हिंदू मैरिज में जो मैरिज होती है वो 3 ही रीज़न उसका होता है, पहला धर्म, दूसरा प्रजा, तीसरा रति। धर्म यानी कि आपका जो कर्तव्य है कि आपको जो है आपका वो धर्म है शादी करना, ठीक है। सेकंड, आप हिंदू मैरिज की नीड क्या है कि आपको जो है एक आपका बच्चा होना चाहिए, जो बेबी बॉय होना चाहिए, जो आपके अंतिम संस्कार करे और आपको जो ऋण होता है उससे मुक्त करे, ठीक है। तो लड़का उसे पार लगाता है, सब वो कहते हैं। तो आपका दूसरा हो गया। रति क्या होता है? रति इज़ ए सेक्शुअल इंटीमेसी, सेक्शुअल नीड एंड डिज़ायर ऑफ अ पर्सन, तो वो थर्ड में आता है। हमारा फर्स्ट है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है शादी करना, हिंदूज़ में ये धर्म माना जाता है। दूसरा माना जाता है बच्चे के लिए, जो एक बेबी बॉय होता है वो अपने माता पिता के ऋण चुकाता है, तो जैसे अंतिम संस्कार करता है अपने माता पिता का, तो वो उनको मुक्ति प्रोवाइड कराता है। तो दैट्स वाई ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो इससे क्या होता है कि मान लो किसी घर में, जैसे इतना नहीं होता है बट अब किसी घर में पहले के ज़माने में क्या, एक लड़की हो गई,
तो श्योर होते थे पेरेंट्स कि हमको दूसरा बच्चा करना ही करना है। क्यों? क्योंकि वो नीड करते थे कि एक लड़की हो गई लेकिन अब लड़का हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि मुझे तो क्या है वही मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि वो हमें दाह संस्कार अगर मेरा करेगा तो ही हम वो कर पाएंगे, भगवान मतलब मुक्ति मिलेगी मुझे ऐसा। तो क्या करेगा वो, अब बेबी बॉय की नीड के लिए वो दूसरा बच्चा करेगा। इससे उसके 2 बच्चे हो गए और 3 के आगे नहीं बढ़ते हैं, इतना मैंने देखा है, क्योंकि बहुत अगर नीड है, बहुत इच्छा है लड़के की, तो लोग 3 बच्चे करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। आज की जो महंगाई है उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे बच्चों की देख रेख कर पाओ, सबकी एजुकेशन जो है अच्छे से करवा पाओ, कितना कोई करेगा। ऊपर से आज के ज़माने में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा दहेज उतनी प्राइड से लोग कहते हैं उस चीज़ को, समझ में आया। लेने वाला भी बड़े प्राइड से लेता है और देने वाला भी बहुत गर्व से करता है ये चीज़ को, चाहे वो लड़की के पिता हो और लेने वाला लड़का का बाप हो, ठीक है, सेम चीज़ है ये। तो आज की महंगाई में पॉसिबल नहीं है, तो 3 बच्चों के बाद वो नहीं कर, मान लो उसकी 3 बेटियां हो गई तो वो हाथ जोड़ लेता है कि हाँ मेरी किस्मत में लड़का नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अब वो आगे नहीं करता। ये तो हिंदूज़ की बात होगी, लेकिन मुस्लिमों में इससे बहुत आगे होता है। मुस्लिम्स में ये बोला गया है बच्चे अल्लाह की देन है, सब बोलते हैं यही सेम चीज़। इससे रिलेटेड पब्लिक डिबेट्स भी मैंने बहुत सारी देखी है, कंसेप्ट वही है सबका, सबके दिमाग में फिट है कि भाई जितने बच्चे आ रहे हैं एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि बच्चे अल्लाह की देन है। लेकिन उन्हें ये समझ, इसीलिए मुस्लिम्स मैरिज में देखो 4 अगर शादियां कर रहा है बंदा, और सोचो कि इतने सारे बच्चे हो रहे हैं, तो एक मुस्लिम फैमिली में कितने सारे बच्चे हो जाते हैं, 10-10, 12-12, समझ में आ रहा है। इतने लोग उसी छोटे छोटे बच्चे, अगर किसी फैमिलीज़ को अगर आप जानते होगे तो इतने बच्चे होते हैं उस घर में, मुस्लिम फैमिली में, कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत आराम से। उनको ये नहीं लगता कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको बस ये लगता है कि भाई मेरा रिलीजन ये कहता है कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो मैं नहीं मना कर सकती, मैं उसे फॉलो करूँगी, बच्चे होंगे अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इलिटरेसी होती है इससे, ठीक है। आप एजुकेशन बच्चों की नहीं करा पाओगे, वो लोग अनपढ़ होंगे, फिर वो लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएंगे। आप जो है एक टाइम के बाद मर जाओगे, लेकिन आपके बच्चे वो चीज़ फेस करेंगे, समझ में आया। कि अगर आपके 10 बच्चे हैं तो आप सरकार से ये भी उम्मीद लगा रहे हो कि उनको सरकारी नौकरी भी मिले, आप ये भी उम्मीद लगा रहे हो कि आपकी सब्सिडी भी मिले। आप कितनों की सब्सिडी एक साथ खा जा रहे हो, आप ये सोचो, एक ही फैमिली में इतने सारे बंदे हैं तो उन्हें सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करे सरकार। और सबसे बड़ी बात, जो नेचुरल रिसोर्सेज इतने लिमिटेड अमाउंट में हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं सोच समझ के, कि हम इतना एक्सेस ना यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन रोए, हम लोग जो करके गए हैं उसका भरपाई वो लोग करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेट्रोलियम और डीजल इतना ज़्यादा कम अमाउंट में है तो लोग क्या करेंगे, उसको सेव करने के लिए कम यूज़ करेंगे ना उसका। अगर सोचो एक घर मुस्लिम, एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं, सब वही बाइक चला रहे हैं, सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आपके नेचुरल रिसोर्सेज की हानि होगी, आप ये बताओ। अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होंगे ही होंगे, समझ में आ रहा है आपका। तो यही वजह है कि क्यों ध्यान देना पड़ता है इस सब चीज़ों के लिए। और जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जो कि इस टाइम की करंट रूलिंग पार्टी उसे लाना चाह रही है, वो इसीलिए नीड है, समझ में आया। ये सिर्फ किसी एक सेक्शन को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सभी लोगों को ये टारगेट में लेकर आया जा रहा है, ताकि कोई भी बंदा इतने ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ा दे कि सरकार तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने से फेल हो ही हो, आने वाली जनरेशन्स रोए कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, समझ में आया। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ आप उसको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाओगे, आप जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाओगे, इकोनॉमिकली आप वीक हो जाओगे, इतने सारे लोगों को आप पालन पोषण नहीं कर सकते, और फिर क्या होगी, देश की गरीबी बढ़ेगी, रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, समझ में आ गया। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन के। मेनली वो चीज़, 2 ही चीज़ अफेक्ट करता है कि आखिर क्यों आप इतने ज़्यादा लोगों को, मतलब लाइक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, तो 2 ही रीज़न होते हैं, एक कल्चरल फैक्टर होता है, दूसरा हमारा जो हिंदू मुस्लिम में जो दोनों तरीके से बता दिया वो चीज़ें होती हैं कि रिलीजन फैक्टर होता है और कल्चर फैक्टर होता है, दोनों, समझ में आया। अब ना लेट्स सी, ये जो नीचे की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ये बुक्स के नाम हैं, लाइक हम नोट्स बनाते रहते हैं क्लासरूम में, जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो ये मेरा वैसे क्लास नोट्स ही है जो मैंने सर जब पढ़ा रहे थे तब बनाया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने एम.एन. श्रीनिवास की बुक का जिक्र किया है, रिमेंबर्ड विलेज। योगेंद्र सिंह कौन है पता है आपको, JNU के प्रोफेसर है, उनकी लिखी हुई बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, याद रखना, काम आएगी। ओके,
अब आप आगे बढ़ते हो और देखते हैं इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। हमने कॉजेज़ जाने, लेकिन इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। इंक्रीज़ इन डेंसिटी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, समझ में आ गया, सॉरी। फिर क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। वहाँ की जो एरिया का जो जितने पॉपुलेशन है उस एरिया में, जिस पॉपुलेशन को मैंने डिस्कस किया कि वो विलेज से अगर टाउन में विलेज से अगर सिटी में आ रही है फॉर अ जॉब, तो उस एरिया को वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी जहाँ से उसकी इनकम आ रही है। तो वो पॉपुलेशन जो है उस एरिया का कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, उल्टा डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा वो चीज़। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, सरकार इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाएगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आप उतना पढ़े लिखे नहीं होगे, अनएजुकेटेड लेबर फोर्स होगा, क्योंकि आपकी फैमिलीज आपको नहीं करा पाई एजुकेशन। भाई कैसे करा पाएंगे अगर 10 बच्चे होंगे तो? पैसे जेब में 100 रुपये हैं और 10 लोग का पेट पालना है, हो नहीं पाएगा ना ऐसे। वो चीज़ें, पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएजुकेटेड लेबर फोर्स बढ़ेंगे, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉवर्टी का अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 तरह की पॉवर्टी होती है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला होता है एक्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेशनल और तीसरा क्रोनिक। सो एक्यूट पॉवर्टी वही पॉवर्टी होती है जहाँ पे हमें रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसना पड़ जाए, समझ में आया, जिसमें आपको दाना पानी भी नहीं है, भाई अपने दिनचर्या भी नहीं चला सकते हो, इतनी गरीबी है, एक्यूट, समझ में आया। सेकंड है रिलेशनल, जिसमें हम कंपेयर करते हैं और फिर फील करते हैं कि हम तो गरीब हैं। आपके पड़ोसी के पास BMW है और आपके पास ऑडी है। अब मुझे इनका कॉस्ट नहीं पता है, मैंने सर्च नहीं किया है, ठीक है, समझ लेना। अच्छा नहीं, ये नहीं। अब आपके पास जो है वो नैनो है और दूसरे के पास BMW है। तो अब आप नैनो वाला सोच रहा है कि मेरे बगल वाला पड़ोसी BMW रखा है, वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, वो अंदर ही अंदर उसके हो रहा है और वो अपने आप को गरीब मान रहा है, ठीक है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, बस जस्ट बिकॉज कि वो उस लेवल का नहीं कमाता, उसके पास उस लेवल की एसेट्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो गरीब है। ये जो इस तरह की पॉवर्टी होती है वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होती है, किसकी कितनी इकोनॉमिक स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी होता है। जैसे कि USA, UK, फ्रांस, इस तरह की जो कंट्री होती है उसमें इस तरह का पॉवर्टी पाया जाता है, ठीक है। जिसमें आप बोलते हो कि उसके पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास BMW है, और उसके पास ऑडी है, मेरे पास यही है, कैसे हो सकता है ये, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो ये जो है होती है रिलेशनल पॉवर्टी, देखा देखी वाला सिस्टम अपनाते हैं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। थर्ड होती है क्रोनिक पॉवर्टी, इसमें इंडिया आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, ये सारी चीज़ें आती हैं। आखिर क्यों? जनरेशनल पॉवर्टी होती है। अब आप बताइए जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है? एक कुछ तो आपके दिमाग में इस वर्ड को सुन के आ रहा होगा, क्या? एग्जाम्पल देखिए, हिंदू मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डाउरी सिस्टम है, ठीक है, शुरू से ही है कि अगर लड़की के पिता उसको दहेज नहीं देते हैं तो बाद में शादी होने के बाद उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, उसको रोज़ ताड़ना जो है झेलनी पड़ती है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, दैट्स वाई डाउरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से। इसके लिए एक्ट भी बन चुका है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक्ट लेकर आया गया था। बट अब देखिए जनरेशन पॉवर्टी होती क्या है। मान लीजिए एक फादर है जिसकी एक बेटी है, वो ऑलरेडी गरीब है, लेकिन उस बेटी की शादी करने में उसकी पूरी ज़मीन जायदाद सब बिक गई, उसका सारा पैसा चला गया, बेचारा कैसे कैसे करके उसको दहेज भी दिया, ठीक है। और दहेज के नाम पे पैसे तो दे ही रहा है, बाद में गिफ्ट्स भी चाहिए, AC चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफ़ा चाहिए, समझ रहे हो, बेड चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए, पूरा का पूरा चीज़ दे दो, भले अपना कंगाल बन के बैठो, लेकिन लड़की को दहेज में सब दे दो। तो ये चीज़ क्या होती है, इसकी वजह से अब उसका तो सारा धन निकल गया, उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं बच गए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मान लो उसके बाद उसके घर में एक छोटा 2 बच्चे और हैं या 1 बच्चा और है, अब उसको वो पढ़ाई नहीं करा पाया क्योंकि उसकी सारी पैसी धन दौलत तो उसकी बेटी के शादी ब्याह में लग गया। अब क्या है कि वो लड़का नहीं कमा पाया, लड़का पढ़ लिख नहीं पाया अच्छी तरीके से, 10वीं पास करके भाई उसकी फैमिली की कंडीशन ही नहीं थी इतनी कि वो आगे पढ़ा सके, फिर वो टायर पंचर वाला काम करने लगा और बस इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चली। वो गरीब था बाप, उसका बेटा गरीब हुआ, फिर उसका बेटा गरीब हुआ क्योंकि वो भी गरीब थे। अब ये जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब वो बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचे। उसमें उसकी गलती नहीं थी, बट उसने जो दहेज दिया उसमें सारे पैसे अपने लगा दिए
शादी में, और अब उनके पास पैसे नहीं बचे अपना घर चलाने के लिए। उनका बेटा भी सेम चीज़ फेस किया और इस तरह का जॉब चूज़ किया जो कि 10वीं पास कर सकता था। ठीक है, आज के ज़माने में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं उस चीज़ के लिए, बट वो नहीं कर पाया। वो टायर पंचर वाला काम करने लगा और अपने घर का खर्चा चलाने लगा। उसका बच्चा हुआ या तो वो भी नहीं पढ़ा पाया अपने बच्चे को, क्योंकि इतनी गरीबी थी। अब ये गरीबी जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो रही है। समझ में आ गया? तो और देखिए दूसरी चीज़ें हैं, फार्मर की सुसाइड। फार्मर के जो इतने डेब्ट्स और बर्डन लोन्स वगैरह हैं, जिससे फार्मर क्या करता है, वो नहीं चुका पाता, वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसका बेटा चुका रहा होता है, अगर बेटा होता है तो आपने देखा होगा ना, फार्मर्स वगैरह पहले के ज़माने में जो मनी लेंडर्स होते थे वो उनसे लोन में इतनी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे कि बेचारे आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन वो उनका बेटा ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन वो उसके गुलाम बनते रहे मनी लेंडर के, और वो फैमिली कभी भी सुखी नहीं रह पाई और कभी भी वो अपने लोन को नहीं चुका पाई और अपनी बेसिक एम्यूनिटीज़ को पूरा नहीं कर पाई। सारी ज़िंदगी बस उसके लैंड पे एक वर्क करने वाला लेबर बन के रह गया। समझ में आ रहा है? तो क्रोनिक पॉवर्टी ये चीज़ होती है जो जनरेशन टू जनरेशन चली जाती है। एक फार्मर के घर में ये सेम चीज़ें होती हैं, और भी जगह होती होगी, बट ये 2 एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है कि हम स्पेसिफिक ग्रुप को बता दिए, एक फार्मर्स का, दूसरा जो मैरिज में एक पिता अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करता है और एट द एंड उसके पास कुछ नहीं बचता, ना बेटी रहती है उसकी, ना ही पैसे रहते हैं उसके। समझ में आ गया? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो इस टॉपिक में इस तरह ये जो इतना ऊपर मैंने दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई, इसको इग्नोर करते हुए आप इधर आ जाए जहाँ इफ़ेक्ट लिखा हुआ है। थ्योरी ऑफ माल्थस, इस पे फोकस करिए क्योंकि हमारा सारा टॉपिक इसी पे बेसिस है। ये सारी चीज़ें तो कंसेप्चुअल है, ये काम की नहीं है, ये हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस की थी तो लिखना ज़रूरी था तो लिख लिया, क्योंकि मैं हर चीज़ नोट करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में चुल मची रहती है, मुझे लिखना ही है। मेरे हाथ में हर चीज़ टाइम में पेन रहता है, पेन कॉपी मेरा हिलता रहता है हाथ हर वक्त। ओके, अब देखो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी, इसमें हमको 2 थ्योरीज पढ़नी होती हैं। पहला माल्थस की थ्योरी जो कि फूड स्कार्सिटी की है, और दूसरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी। लेट्स सी माल्थस थ्योरी ऑफ फूड स्कार्सिटी। ओके, सो माल्थस थ्योरी ऑफ फूड सिक्योरिटी बोलती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हर 25 साल पे क्या होती है, डबल हो जाती है। यानी जो पॉपुलेशन है वो हमारी हर 25 साल पे दुगनी होती जाती है। जैसे आज जो है पॉपुलेशन, वो हर 25 ईयर्स बाद अगर आप पॉपुलेशन को देखोगे तो डबल हो जाएगी वो चीज़। और लेकिन पॉपुलेशन तो डबल हो रही है, जो हमारी फूड अवेलेबिलिटी है, समझ में आया, वो सेम है। दैट मीन्स कि आप जो फूड लेकिन जो हमारी फूड की नीड है वो सेम रहेगी, लेकिन जितना फूड अवेलेबल है मार्केट में वो भी सेम रहेगा, है ना। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपके घर में पहले जो है 4 लोग रहते थे और राशन जो है 10 किलो था, एग्ज़ाम्पल 10 किलो, ठीक है। अब आपके फैमिली में 10 लोग हो गए हैं, फिर भी राशन 10 किलो ही है, तो अब बताओ अब कमी पड़ेगी या नहीं, ठीक है। वो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पॉपुलेशन तो डबल हो रही है हर 25 साल में, पर हमारी जो फूड अवेलेबिलिटी है, जितनी अभी फूड अवेलेबल है टाइम पे, उतना ही अवेलेबल रहेगा वो चीज़। तो लोग क्या होंगे, हंग्री होंगे, भूखे मरेंगे ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी से, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मेल फीमेल इंटरैक्शन, दैट मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो मतलब लाइक रिप्रोडक्शन की वजह से भी होता है इस चीज़ को। उन्होंने बताया कि जो मेल फीमेल जो होते हैं इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है हमारे देश का वो बढ़ता है। समझ में आया? अगर मान लो कि कोई शादी ही ना करे तो फिर कैसे होगा, बच्चा नहीं होगा। तो वही चीज़ वो कहना चाहते हैं कि मेल फीमेल इंटरेक्शन की वजह से ये कॉजेज़ सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके इफ़ेक्ट क्या है, अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है हमारी और हमारे पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं है, फूड की तो कमी उतनी है, तो इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, फूड की स्कैर्सिटी, कमी होगी फूड की, और दूसरा वॉर का कंडीशन आएगा। अच्छे एग्जांपल ले लो, अब जैसे पाकिस्तान का सब लोग जानते हैं क्या हालत है, वहाँ पे आटे के लिए वहाँ पे मारकाट हो रही है। क्यों हो रही है? यही वाला कंडीशन है, फूड की कमी की वजह से हो रही है। सीधी बात है कि अभी जैसे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो गला काट प्रतियोगिता होती है वहाँ पे ना,
किस तरीके से एक एक नंबर के लिए मारा है। लेकिन वो चीज़ जब खाने पे उतर आती है, वो तो मान लो आप नॉन वायलेंट, आप पढ़ लिख के जा रहे हो और आप लिख रहे हो, उसे कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप नॉन वायलेंस का काम कर रहे हो। लेकिन आप वायलेंट हो जाओगे तब जब आपकी पेट की भूख आपको मजबूर कर देगी वो चीज़ करने के लिए, है ना। हाँ कि ना, बिल्कुल। कि अगर फूड की कमी होगी और आपके पास सिर्फ एक पीस ऑफ ब्रेड है और लोग 4 लोग हैं खाने वाले, तो खुद मारामारी होगी कि नहीं उसको खाने के लिए, तो वॉर की कंडीशन जनरेट होगी। तो इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, उसके कुछ वेज देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब देखो, इसमें मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। यार तुम लोग कितने बुरे हो, हर में तुम लोग कमेंट करते हो कि मैम आपकी राइटिंग कितनी गंदी है, व्हाट इज़ दिस। हाँ यार ये रफ है, तुम लोग इतना क्या समझते हो कि मैम फेयर कॉपी पे लिख के दिखाएंगी। थोड़ा मैनेज करना सीखो बच्चों। ठीक है, बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्लासरूम में अच्छे हैंड राइटिंग में लिखूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता है। समझ में आया। तो यही है मेरी राइटिंग। वैसे मुझे मेरी राइटिंग तो सोहनी लगती है, बट तुम लोग को पता नहीं क्यों। मैंने देखा था कोई लड़की कमेंट की थी, मैम आपकी राइटिंग बड़ी गंदी है। मैं कही बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। मैंने उसे रिप्लाई भी बड़ा फ़नी दिया था। मैं पॉजिटिवली लेती हूँ उस चीज़ को, नेगेटिव नहीं लेती। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हर चीज़ को फ़न में ले लेती हूँ। यार सही तो है, बढ़िया है। देखो रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन हो क्या सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे सरकार है वो नई जगहों पे डिफरेंट चीज़ें बना रही है। लाइक अगर वो रोड्स वगैरह चौड़ा कर रही है, बना रही है उस रोड को, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे, जिनका घर है वो टूटेगा और उसके जगह पे वो जो चीज़ें बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे उनके लैंड्स को लेके। तो उस कंडीशन में वो लोग वहाँ पे जिनका घर था वो वहाँ से जाना पड़ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। जैसे एग्जांपल कि आप जहाँ रहते हो आपका घर एकदम रोड पे है, ठीक है, और अब आपका जो सरकार है वो चाहती है कि जो रोड है वो और थोड़े से चौड़े हों, पुल्स वगैरह बने, तो लोगों के घर को हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो जितने आगे के मकान होंगे वो टूटेंगे, आपको उसका कंपेंसेशन मिलेगा, आप रहने कहीं और चले जाओगे, उस एरिया को तो एटलीस्ट छोड़ दोगे आप उस टाइम के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी उस एरिया की। तो ये पॉजिटिव होता है कि कैसे पॉजिटिवली आप ये काम कर सकते हैं। सेकेंड है नेचुरल डिज़ास्टर। अब कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, ऐसा कभी ना हो, इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ जाए, बट ऐसा देखो होता है। जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन हो जाती है वहाँ ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती है वहाँ पे, और लोग जो है जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस एरिया को काट के अपना घर बना रहे हैं और पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं। ऐसा कंडीशन आ रहा है जैसे हम लोगों को लैंड तो कहीं मिलेगा ही नहीं, हर जगह सिर्फ घर ही घर होगा और खाने के लिए तरसेंगे, ऐसा कंडीशन आ सकता है इस तरह का अगर माहौल रहा तो, ठीक है। तो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर कहीं पे बाढ़ आ गई, बादल फट गया, बाढ़ आ गई, अब वहाँ के लोगों की तो पूरी जनसंख्या ही खाली हो गई ना, सब लोग मर गए बाढ़ में, ओके। और इस तरीके की जो डिज़ास्टर्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन करती हैं। थर्ड देखिए, मास लेवल डिस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए वॉर की कंडीशन है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया और इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ है, उसमें क्या हो रहा है, लोग अपने आप का सफाया होता जा रहा है, लोगों का सफाया होता जा रहा है। क्यों? एक बॉम्ब गिरा दे रहे हैं, सारे वहाँ के लोग मर जा रहे हैं एक साथ, तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल आ गई। बट ऐसा कभी हो ना, ठीक है, वॉर की कंडीशन कभी ना आए, बिकॉज लोग मासूम लोग मरते हैं, चाहे कहीं की भी हो, कोई भी शुरू करे कोई भी अंत करे, बट लोग मासूम मरते हैं और कोई नहीं मरता, ठीक है। तो मास लेवल का डिस्ट्रक्शन, ये जो चीज़ें होती हैं ये पॉजिटिवली उस चीज़ को कंट्रोल कर देती है, रिस्ट्रिक्ट करती है पॉपुलेशन को बढ़ने से। लेकिन नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है? नेगेटिव इन सेंस कि आप जो चीज़ें अपना रहे हो उस चीज़ को रोकने के लिए, जैसे यूजिंग ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स सो दैट यू कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो ऐसे में क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। कल्चर रिस्ट्रिक्शन, अगर आपका कल्चर ये ना सिखाए कि इतने बच्चे पैदा करना है, जितने बच्चे मर्जी पैदा करो उतना चलेगा, अगर आपकी जो रिलीजन है, आपका जो कल्चर है वो आपको सिखाए कि बच्चे रहना ज़रूरी है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, सिर्फ हमें बच्चे इसलिए नहीं चाहिए कि आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बन सके ना, अंधे के लिए वो लकड़ी बन सके, वो सेम चीज़ है, लेकिन इतनी नहीं कि आप देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, स्कार्सिटी होने लगे, हर चीज़ की कमी होने लगे, हर चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको भी आपका कल्चर और रिलीजन भी अफेक्ट करता है इस चीज़ को लेके। अगर वो सिखाना चालू कर दे कि बच्चे सिर्फ आपकी जो
दुनिया आपका संभालने के लिए है। एग्जाम्पल कि बच्चे आपको सिर्फ संभालने के लिए ही चाहिए, तो आपको एक बच्चे और 2 बच्चे काफ़ी हैं। अगर ये रिलीजन समझाना चालू कर दे तो जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको वो चीज़ अपने आप वो बंद कर देंगे। उनको फिर लगेगा कि ठीक है, हमारा रिलीजन हमको ये सिखा रहा है कि नहीं, तो हम इतना ही करेंगे, हम क्यों करें 10-10 बच्चे। ठीक है, विमेन की हेल्थ पे भी तो अफेक्ट करता है भाई, विमेन की हेल्थ का भी तो सोचो। तो ये भी चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया कि क्या होता है। अब ये कनेक्ट कैसे कर रहा है सोशियोलॉजी से, ये भी जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेती हूँ, एक फैमिली है, उसमें एक बच्चे पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलो तीसरा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चौथा हो रहा है तो अब दिक्कत चालू हो गई कि अब हम खाना कैसे खिलाएं इन लोगों को। इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इनको इक्वल राइट्स चाहिए, इनको हर चीज़ इक्वली चाहिए, इनको सारे रिसोर्सेज का डिवीज़न इक्वल चाहिए। लेकिन सरकार के लिए ये चैलेंज हो जाता है। इट क्या होता है, इट लीड्स टू द चैलेंजेस जो कि सरकार, गवर्नमेंट, करंट रूलिंग पार्टी फेस करती है कि कैसे हम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। किसी फैमिली में 10 जो है बच्चे हैं और किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं। अब सरकार एकदम परेशान है कि हम कैसे मैनेज करें उस चीज़ों को। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो बेरोज़गार हूँ। समझ में आया। अगर पॉपुलेशन इतनी ही इंक्रीज़ होगी तो सरकार कैसे कर पाएगी वो चीज़। आप ही तो सोचो कि एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे सीट सिर्फ 4 हैं और लाखों लोग भरे पड़े हैं, तो आपको लगता है कि मिल पाएगी जॉब किसी को भी। सो दैट्स वाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना कितना नीड है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फूड की स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी, वॉर का कंडीशन। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी से अपने आप कनेक्टेड हो गया, क्योंकि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स विच अ ह्यूमन फेस इन द सोसाइटी। समझ में आए। तो अब सोशियोलॉजी की बहुत डिफिनीशन है, मुझे पता है ऑगस्ट कॉम ने अलग दी है, मैक्स वेबर ने अलग दी है, सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इस तरह की डिफरेंट डिफिनीशन दी है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, सब कुछ। बट मेन जो चीज़ है वो सोशियोलॉजी डील करता है विद द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी जो इमर्ज हो रही है सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स उसको। तो जो स्कैर्सिटी, वॉर कंडीशन, इस तरह का कंडीशन लेकर आ रही है, वो अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट करे सोसाइटी में, और दैट लीड्स टू द कनेक्शन ऑफ सोशियोलॉजी विद दिस कंसेप्ट। ठीक है, डेमोग्राफी का अपने आप से कनेक्शन बैठ गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी में हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि सोसाइटी जो होती है वो क्या कुछ 4 फेजेस से फॉलो करती है। अब मैं आराम से पहले बताती हूँ, इतना जल्दी क्या है मुझे। जैसे हम बोलते हैं ना कि इवोल्यूशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन, तो आप क्या बताओगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है इवोल्यूशन। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिखा है, ट्रांजिशन मीन्स इवोल्यूशन। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, चेंजेस फटाफट हो सकते हैं, लेकिन इवोल्यूशन टेक्स टाइम। यानी इवोल्यूशन जब भी होगा धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। समझ में आया। फास्ट रेट पे नहीं होगा, चेंजेस फटाफट होते हैं। इवोल्यूट, अगर आप इवोल्यूशन की नाम ले लिए, इवॉल्व अगर का कुछ भी ऐसा वर्ड अगर आप टर्म लेते हो इवोल्यूशन से रिलेटेड, जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो इट विल टेक टाइम। इसको टाइम लगता है होने में, धीरे धीरे। अब जो ग्रुप ऑफ थ्योरीज हैं उन सबको मिला के अगर बोले तो जो हमारा सोसाइटी है या पॉपुलेशन है वो 4 फेजेस से फॉलो हो के आता है। पहला फेज होता है प्री ट्रांजिशन थ्योरी, दूसरा अर्ली ट्रांजिशन थ्योरी, तीसरा लेट ट्रांजिशन। आई एम सो सॉरी बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेज, नॉट थ्योरी। लेट मी रिपीट इट अगेन, आई एम सो सॉरी। पहला होता है प्री ट्रांजिशनल फेज, दूसरा अर्ली ट्रांजिशनल फेज, तीसरा लेट ट्रांजिशनल फेज, एंड फोर्थ इज पोस्ट ट्रांजिशनल फेज। एक एक को आराम से डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि इससे होता क्या है। अब मेरा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉपी में का वो थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैंने इसमें स्केल नहीं यूज़ की थी, मैं भूल गई थी स्केल ले आना कॉलेज में, तो ठीक है मैं अब भूल गई थी, दैट्स वाई। अब जैसे मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, आराम से समझिए, इतना घबराने का ज़रूरत है। बर्थ रेट हाई है, प्लस का साइन है, दैट मीन्स इट शोज हाई। मोर्टालिटी रेट मैंने लिखा है, प्लस का साइन है, दैट मीन्स हाई। अगर बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी और मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा होगी तो कंडीशन कैसा होता है, पुअर की कंडीशन आ जाएगा, पॉवर्टी स्ट्रिकन वाला कंडीशन आ जाएगा। अब हम इंडिया को लेके, इंडियन पर्सपेक्टिव को लेके भी बात करेंगे एक सोसाइटी के थ्रू भी। जैसे कि मैं और एक मेरा
यहाँ पे जो मैंने प्लस प्लस की साइन है वो बता दी। अब प्लस माइनस की अगर मैं बोलूँ तो अगर प्लस लिखा है दैट मीन्स हाई बर्थ रेट है, अगर मैंने कहीं माइनस यूज़ किया तो लो बर्थ रेट होगी। अगर मैंने मॉर्टैलिटी रेट के नीचे अगर माइनस का साइन यूज़ किया दैट मीन्स कि मॉर्टैलिटी रेट भी कम होगी, और प्लस दैट मीन्स ज़्यादा होगी। ठीक है, एक जगह मैंने साइन लगाया है प्लस माइनस का, प्लस टू दी पावर माइनस, प्लस टू दी पावर माइनस। अब इसका मतलब क्या होता है आप बोलोगे, देखो इसका मतलब होता है कि बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम बोले बर्थ रेट के नीचे प्लस टू दी साइन माइनस लिखा है दैट मीन्स बर्थ रेट बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे धीरे। अगर हम मोर्टैलिटी रेट के नीचे प्लस टू दी पावर माइनस लगाई हूँ मैं साइन, दैट मीन्स आप समझोगे कि डेथ तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, धीमे 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 ऐसा हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब समझते हैं आराम से, कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसे मैंने प्री ट्रांजिशनल फेज़ में कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया है। कंट्रीज़ जैसे कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नेशंस हैं, और आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो प्री ट्रांजिशनल फेज़ के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बोलूँ क्यों, क्योंकि इनके में क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा है, मोर्टैलिटी रेट भी ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जो कंट्री हैं जिनका नाम मैंने लिखा वो गरीब कंट्री है, समझ में आया, यानी ये लोग पुअर कंट्री हैं, क्योंकि इनके में ऐसा कंडीशन है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है, मतलब लोग जन्म भी ज़्यादा ले रहे हैं, मर भी ज़्यादा रहे हैं, समझ में आया। तो ये वाला कंडीशन हो जाता है। अर्ली ट्रांजिशन फेज़ में इंडिया आता है। इंडिया क्या है, देखो अब इंडिया की पॉपुलेशन तो आप समझ रहे होगे फर्स्ट लेवल पे है, तो ये प्री ट्रांजिशन में कैसे आया, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिया में बर्थ रेट तो ज़्यादा है ही लेकिन डेथ रेट कम है, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे। तो अब उस कंडीशन में उस कंट्री का पॉपुलेशन हाई होगा या नहीं, बिल्कुल हाई होगा। तो दैट्स वाई इंडिया चाइना इस कंडीशन में आता है, समझ में आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेट फेज़। लेट ट्रांजिशनल फेज़ क्या कहता है, इसमें यूरोपियन नेशंस आते हैं। इसमें प्लस टू दी पावर माइनस है हमारा बर्थ रेट और प्लस टू दी पावर माइनस है हमारा मोर्टैलिटी रेट। अब समझेंगे इसमें क्या, कि इसमें लोगों का जन्म हो रहा है लेकिन धीरे धीरे डेथ भी हो रही है, कैसे, धीरे धीरे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी आप जानते हो वो सारे इसमें आएंगे लेट ट्रांजिशन फेज़ में। पोस्ट ट्रांजिशनल फेज़ में कौन आएगा, जापान। अब जापान का देखो कंडीशन समझने की कोशिश करो। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओल्ड एज जो पीपल हैं, जो हमारा बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं उनकी संख्या उस कंट्री में ज़्यादा है ना, उसमें टीनेजर्स की संख्या कम है, उसमें बच्चों की संख्या कम है, उसमें मिडिल एज की संख्या कम है। उसमें अगर किसी की संख्या ज़्यादा है तो वो है बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों की। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में देखो दोनों तरफ मैंने माइनस लगाया हुआ, ये देखिए इधर माइनस लिखा है और इधर माइनस लिखा है। अब माइनस लिखा है, क्यों लिखा है, देखिए जापान में लोगों की बर्थ भी नहीं हो रही है और लोगों की डेथ भी नहीं हो रही है, समझ में आया। अब ऐसा जो फेज़ है जिसमें लोगों की बर्थ ही नहीं हो रही, बहुत कम लोग जन्म ले रहे हैं, माइनस एकदम है, लो बर्थ है और लो मोर्टैलिटी रेट यानी डेथ रेट भी बहुत कम है। तो उस कंडीशन में डेथ रेट कम है। तो जैसे अगर मान लो कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग है जो मरने की कगार पे है, वो मर ही नहीं रहा क्योंकि लो बर्थ रेट है। उनमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बहुत लंबा समय तक जीते हैं, समझ में आया। जापान का जो ओल्ड एज का जो एक तरीके से हम लोग जैसे इंडिया में बोलते हैं तो 60 प्लस करने के बाद सबकी हालत बिगड़ जाती है, बट वहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी आयु लंबी है। तो लो मोर्टैलिटी रेट, अब कोई मर भी नहीं रहा है, कोई जिंदा भी नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है बच्चों से, टीनेजर से, मिडिल एज से। बच्चों से तो कहीं ज़्यादा, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने किन किन कंट्रीज़ का नाम लिया और वो किस किस फेज़ में वो पाए जाते हैं। जैसे प्री ट्रांजिशन में आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट्स के जितने नेशंस हैं वो। अर्ली ट्रांजिशन में इंडिया एंड चाइना आएगा। सीधी सीधी बात है, इंडिया चाइना का जहाँ नाम है समझ लो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस कंडीशन ही यही है कि बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम, ठीक है। लेट ट्रांजिशन में यूरोपियन कंट्रीज़ आएंगी जिसमें दोनों प्लस टू दी पावर माइनस है। दैट मीन्स कि बर्थ रेट भी धीरे धीरे हो रही है, डेथ रेट भी धीरे धीरे हो रही है। एंड देन लास्ट में आता है आपकी कंट्री पोस्ट ट्रांजिशन में जापान, जहाँ पे ओल्ड एज की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके सिर्फ उसी टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
या ग्रोथ चैलेंजेस। अब इतनी सारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वेट अ मिनट, ओके यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ग्रोथ जो है उसकी क्या क्या चैलेंजेस है, अगर आपका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, आपके इन्वायरमेंट को इतना अफेक्ट होगा। आप बताइए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होना चालू हो जाता है, ठीक है, उसमें ओजोन लेयर में होल हो जाता है। अब सोचिए कि ऐसी कंडीशन आएगी इसमें ओजोन लेयर डिप्लीट होना चालू हो जाए, सन रेज डायरेक्टली हमारे स्किन पे आएंगी तो हमारी स्किन की हालत होगी क्या, समझ में आया। हमको इतनी स्किन डिजीज़ हो जाएंगी अगर हमने इस चीज़ पे सोच विचार नहीं किया तो। हमारा जो जितने एसी वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग को और इंक्रीज़ करते हैं, समझ में आया। जिनके घर में एसी लगा है तो वो सारी चीज़ें, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करते हैं। अब इतने सारे लोग हैं तो CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स कम है। वहीं पे लोग काट के पेड़ पौधों को घर बना दे रहे हैं, लोग अपने रहने लग रहे हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे जो हमें श्वास दे रहे हैं उनको हम लोग काट दे रहे हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार एकदम नेचर बैलेंस्ड है। ऐसा हो पाएगा, समझ में आया। जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होती वहाँ की जो कंडीशन होती है उस एरिया की, वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं होती, मैं बोल रही हूँ। सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि जो हमारे ट्रीज़ वगैरह के जो रूट्स है ना वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। जब आप काटते हो वो चीज़ तो सॉइल इरोजन होना चालू हो जाता है। सिर्फ सॉइल इरोजन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जो इमर्ज होती है जब आपकी नेचर डिसबैलेंस होता है, जब आप नेचर से छेड़खानी करते हो। तो समझ में आया। तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी, इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ेगा। स्कैर्सिटी रिसोर्सेज की होगी, बार बार बोल रही हूँ, हर चीज़ में, चाहे वो फूड की बात करो और चाहे वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो। वॉर की कंडीशन आएगी, मारा पीटी हो जाएगी, खाने के लिए जो है वॉर होगा, समझ में आया। सब अपने पेट पालने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मुंह से चीज़ें छीन लेंगे, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा। अब इतनी सारे जनसंख्या बढ़ रही है आपकी, अब आप लोग क्या हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ ही कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, ठीक है। और क्या है, एयर वाटर सॉइल के अलावा भी बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, जैसे लाइट पॉल्यूशन होता है जिससे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स को अफेक्ट करता है। थर्मल पॉल्यूशन होता है, हीट इन वाटर, तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको दिक्कत होती है उस चीज़ों से, ये सारी चीज़ें। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज मैनी थिंग्स। अब डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड अगर हम बात कर ही रहे हैं तो MP में और हसदेव मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, और पुणे मेट्रो के अगेंस्ट जो लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि सरकार वहाँ पे मेट्रो बनाना चाहती थी पुणे में, जो पुणे और बॉम्बे को कनेक्ट करती है ना, लेकिन वहाँ के लोग खड़े हो गए और उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं होने देंगे। तो उस तरह का मूवमेंट सरकार के अगेंस्ट आता है, लोग नहीं खड़े होते हैं। हसदेव मूवमेंट आता है छत्तीसगढ़ में, MP में जो है इतना सारा मूवमेंट्स होता है। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया गया है, इसी चीज़ को लेके बनाया गया है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को और अपने इस जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व कर सके। क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों के लिए रहने के लिए भी जगह नहीं है, सब अपने लिए लैंड खरीद रहे हैं, और कोई एक बार भी नहीं सोच रहा कि अगर सारा लैंड खरीदा जाएगा, सब अपने घर को लगा लोगे, तो जो आपका खाना दे रहा है, जो किसान जो है वर्क कर रहा है, जिस पे खेती कर रहा है, आप सब कुछ बेच बाच के अपना घर बना लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या खाओगे और आपके परिजन क्या खाएंगे, आप यही सोच लीजिए। तो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन हुए जो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ चैलेंजेस होती हैं जो सरकार फेस करती है जब कोई मतलब ऐसा प्रोटेस्ट होता है, और सिर्फ सरकार फेस नहीं करती, वहाँ के लोग भी फेस करते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। क्योंकि ह्यूमन जो होती है ना, अब मैंने स्टोरी पढ़ी थी 9th में आई थिंक, जिसमें रियल स्टोरी थी वो, जहाँ पे लिखा हुआ था कि थोड़ा आराम से जाएं, अंदर बहुत ख़तरनाक एनिमल है। और जब लोग वहाँ पे घुसते हैं तो वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, क्योंकि वो क्या दिखाने की कोशिश करता है कि ये वही ह्यूमन है जो नेचर को अफेक्ट करते हैं, वही नेचर जो इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको ज़िंदा रख रहा है, आप उसको काट दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, आप पेड़ नहीं लगा रहे। तो दैट्स वाई उस जंगल एरिया में जब इंटर करते हैं लोग देखने के लिए एनिमल को, तो वहाँ पे सबसे पहले लोग अपना ही चेहरा देखते हैं।
वो यही शो करने के लिए एक सटायर था वहाँ पे कि लोग देखो कि वो एनिमल्स ख़तरनाक नहीं बल्कि आप उनसे ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस कर रहे हो। तो यही ह्यूमन बीइंग है जिससे बच के रहने की ज़रूरत है। सो उस तरीके का इन्वायरमेंट वहाँ पे सेट था। बहुत अच्छी थी वो स्टोरी, मुझे याद नहीं आ रही, मैंने 9th में इंग्लिश में पढ़ी थी, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, बट वो बहुत अच्छा मैसेज दिया था उस चीज़ में। ठीक है, तो ग्रोथ चैलेंजेस देख लिया। अब पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से हो पाएगा, तो वही सेम चीज़ है जो मैंने उस वक्त बताया, वही चीज़ें माल्थस की थ्योरी है ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल की, जिसमें उन्होंने भी कहीं ना कहीं लगभग सेम चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से ह्यूमन डिज़ास्टर हो गया, जैसे कोरोना है, वो कितने लोगों को ख़त्म कर दिया, पॉपुलेशन को। कोविड टाइम में इतने लोग मर रहे थे, सोचिए कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। सब लोग को मतलब सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, इतनी ज़्यादा पेशेंट थे कि लोग जो है मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, कोई एम्बुलेंस में ही है, कोई बाहर है, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि आप पूछो मत। तो वो क्या किया, वो पूरे लॉस ऑफ मैन काइंड, वो सारे जितने भी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, सारा कोविड में कंट्रोल हो गया। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि जब किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से लोगों को एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, उसकी वजह से जो है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। मास लेवल डिस्ट्रक्शन, अगर कोई बॉम्ब आपको कोई अटैक कर दिया कोई कंट्री, आप वहाँ के एरिया एक साथ ख़त्म हो जाएगी। एक बॉम्ब मारा नहीं कि बस ख़त्म भाई। नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। नेगेटिव क्या क्या है जिससे हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, तो वो ह्यूमन मेड रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हो गए, जैसे पर्शियन, सिख, बुद्धिस्ट कल्चर, ये सारी चीज़ों के कल्चर होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ों का ज्ञान देते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो मैंने बताया शादी से रिलेटेड पॉपुलेशन, अगर मान लो 4 शादियाँ कोई कर रहा है तो उनके हर एक के अगर मान लो 1 बच्चे हो गए तो गिन लो कितने बच्चे हो गए एक ही फैमिली के, हर के अगर 1 बच्चे हो गए तो 4 बीवी 4 बच्चे 8। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन के कंट्रोल को। सो फाइनली ये वीडियो हो गई कंप्लीट। मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को बताया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज देखिए कल ही एग्ज़ाम है, समझ में आ रहा है, और मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अन्नपूर्णा ने 1 हफ्ते से कमेंट करी थी वो रेगुलर कि हमको वीडियो चाहिए, और उसका कल एग्ज़ाम है, तो मेरे को ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ। और मुझे लगता है मैंने जितना भी फास्ट बताया, बट स्टिल मैंने उस मेन पॉइंट्स को कवर कर दिया है जो कि समझने की ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। राम राम।